नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर मैं हाजिर हूं। आज का पॉडकास्ट मैं इंटरेस्टिंग क्यों कह रही हूँ? आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, उथल पुथल आपके मन में बहुत चलती होगी, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिल नहीं पाते होंगे। मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी राय देते होंगे। एंग्जाइटी क्यों हो रही है, ओवरथिंक क्यों मैं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में रहते होंगे। लेकिन इन गहराइयों को समझने के लिए आज मैं आपके पास सबसे बेस्टेस्ट इंसान को लेकर आई हूँ, ताकि आपके इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर कशिका जैन जी हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, जो इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरते हैं उनको कोच भी करती हैं, मेंटर भी करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम, ह्यूमन बिहेवियर को आप अगर समझने की कोशिश करें कम शब्दों में, तो कैसे समझें? देखिए, ह्यूमन बिहेवियर ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसके पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। एक इंसान अगर रो रहा है तो रोना उसका एक ऐसा बिहेवियर है जो सबको दिखाई देगा, लेकिन उसके रोने के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो बिलीफ से हमारा बिहेवियर जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी का भी आप सिर्फ बिहेवियर देखकर उसको ऊपर से जज करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम गलत साबित हो जाते हैं। तो अगर किसी का भी ट्रू बिहेवियर हमें समझना है तो उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी। जब धीरे धीरे हम उसके इंटरनल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, इसके क्या बिलीफ हैं, इसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इसके पास कोई ट्रॉमा है, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। तब हम उस इंसान को असलियत में समझ सकते हैं, जब उसके इंटरनल वर्ल्ड में एंटर कर जाएं। अच्छा मैम, क्या किसी ह्यूमन बिहेवियर को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं जो उसकी डेली रूटीन है? या जैसे कि अगर सुबह जल्दी उठते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप हेल्दी रहोगे। जल्दी उठना या आपकी जो डेली रूटीन है वो भी कहीं ना कहीं डिफाइन करती है आपके ह्यूमन बिहेवियर को? बिल्कुल डिफाइन करते हैं। जैसे अगर कोई इंसान है, सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो हेल्थ है। वो बिलीव करता है कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं जल्दी उठूँगा, तो मैं अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकता हूँ। तो हर इंसान के बिहेवियर से उसकी बिलीफ के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, उसकी वैल्यूज़ के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, उसके अंदर कंडीशनिंग क्या हुई हुई है उसके बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। अच्छा मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल के आ जाती हैं। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है इंसान को, और कभी कभी एकदम वो डिप्रेस हो जाता है। ये इस तरीके के एक्सट्रीम टेंजेंट जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, हम सभी के साथ ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है कि हम ना कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं और कभी छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ये अक्सर होने लगे तो इसको एक्सट्रीम मूड स्विंग्स कहते हैं, कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मूड हो गया है। पता नहीं कि किस बात पे आप बहुत ओवर रिएक्ट कर जाओ और किस बात पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। ये उन लोगों के साथ होता है जो अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते हैं। तो वो ना प्लेजर और पेन से इतना ड्रिवन होते हैं कि ज़रा सा भी कहीं पर भी पेन आया तो ओवर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनको इमोशंस को हैंडल करना नहीं सिखाया। लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से ऐसा होता है। ऐसी छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये अनस्टेबल माइंड जो होता है, जो अनट्रेन्ड माइंड होता है, उसका ट्रेट होता है। और धीरे धीरे जब ये हैबिट में आ जाते हैं तो इतने एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, इतना अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है इंसान। अब ऐसे इंसान को अगर हम देखें पीछे जाकर तो इसके चाइल्डहुड में ऐसा होता है, या तो इसको ना नो सुनने की आदत नहीं होती है। इसको ये है कि हर समय ना यस 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 ही बोला गया है। तो अब इसको लगता है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ ना तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका ओवर रिएक्शन आता है। तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो कैरी कर रहा है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, इसको ट्रॉमा नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि सबके पास ट्रॉमा हो, बट चाइल्डहुड कंडीशनिंग, आपके अर्ली 8 ईयर्स के कैसे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अच्छा मैम, हमें ना एंग्जाइटी, पैनिक अटैक या डिप्रेशन, ये तीनों ट्रेट्स बिल्कुल अलग अलग हैं या इंटरकनेक्टेड है? कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, मतलब मैं हर चीज़ में घबराने लग जाता हूँ या नर्वस हो जाता हूँ? ये ट्रेट्स सिमिलर ट्रेट्स हैं या अलग अलग हैं? देखिए, जैसे एंग्जाइटी की बात करें तो एंग्जाइटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ थॉट्स रिपीट होने लगते हैं। अननेसेसरी का मेंटल रिपीटेशन होता है और इंसान फ्यूचर को लेकर बहुत ही कॉशियस हो जाता है और उसको ना एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी हो जाती है कि मुझे हर चीज़ सर्टेन करनी है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। कुछ लोग उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं
और वो ना लाइफ को एक थ्रिल की तरह देखते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको तभी हैंडल करेंगे। लेकिन कुछ लोग ना बहुत कॉशियस होते हैं और वो ना सर्टेनिटी चाहते हैं, इस चक्कर में वो वरी करते हैं एंड व्हाट इफ थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम वरी कर रहे हैं ना तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और मेंटली उस चक्कर में वो ओवर थिंक करते हैं और उस लूप में वो फंस जाते हैं। और अब अगर आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर एंजाइटी है तो आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, थॉट्स रिपीट होंगे। आपके सोमेटिक यानी कि बॉडी के लेवल पर है तो आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, आपको ना पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होंगी, आपका ब्रीदिंग अनइवन हो जाएगी, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, और कॉन्स्टेंट आपका माइंड ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में है, मतलब बहुत सारे टैप्स खुले हुए हैं। तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्बेंस होगी, आपका मूड भी डिस्टर्बेंस होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी, अटेंशन सब पर फ़र्क आएगा, और फिर उसका फ़र्क आपकी एपेटाइट पर भी आएगा। तो बहुत सारे उसमें ना, और आपका मूड ही ठीक नहीं है तो फिर आप ना इरिटेट, मतलब बहुत इरिटेट होंगे, और लोगों के साथ भी आपका बिहेवियर खराब हो जाएगा, आने लग जाता है, आप प्रोक्रास्टिनेट करने लगेंगे। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अब डिप्रेशन वो स्टेट होती है जिसमें ना सैडनेस बहुत परसिस्टेंट होती है। एंग्जाइटी अगर किसी को है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सैडनेस में भी है, लेकिन डिप्रेशन वाला पर्सन एक परसिस्टेंट सैडनेस वाले फेज में होता है, यानी कि बाहर एक्सटर्नल कितना भी अरेंजमेंट कर लो लेकिन उसकी सैडनेस से वो सेटल नहीं हो रही है। वो कहीं घूमने चला गया लेकिन वहाँ पर भी उसका मूड लो है, कोई इसे खुश करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर भी उसका मूड लो है। अब उसको या तो भूख नहीं लग रही है या फिर उसको ज़्यादा भूख लगने लगी है, या तो वो बहुत ज़्यादा सो रहा है या उसको नींद नहीं आ रही है, उसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो होपलेस फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, वर्थलेस फील कर रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। मैम जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी सैड, ईदर ही स्लीप्स और ही ईट्स। तो मैम ये स्टेट कब आती है, ऐसा क्यों होता है कि आप मतलब इतने सैड हो जाते हो कि आपकी बॉडी जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, यू फील लाइक स्लीपिंग ऑल द टाइम? ये क्या ह्यूमन बिहेवियर है? मतलब देखिए बहुत ज़्यादा सोना ना एक एस्केप है लाइफ से। ओके। अब अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो आप डिप्रेशन या तो आपके माइंड से एंटर करेगा या आपकी बॉडी से एंटर करेगा, क्योंकि हमारा सेरोटोनिन 90% ना हमारे गट में बनता है। अगर किसी इंसान का लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, उसको स्लीपिंग इश्यूज़ हैं क्योंकि उसका स्लीप शेड्यूल उसने फिक्स नहीं किया था, एक्सरसाइज नहीं करता, मूवमेंट पर बिलीव नहीं करता है, तो उसके गट बैक्टीरियाज डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे और वहाँ पर सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। उसकी अगर रिलेशनशिप भी उसने अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखी है तो ऑक्सीटोसिन लेवल भी डाउन जाएंगे। इन सब की वजह से मेजरली डिप्रेशन एंटर करेगा थ्रू बॉडी, क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस है तो आपका गट आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है और आपका ब्रेन आपके गट को इन्फ्लुएंस करता है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें हर वक्त ना फाइट फ्लाइट मोड में है, स्ट्रेस में है, तो उससे इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, और वहाँ पर जो हमारी बॉडी चलती फिरती केमिकल लेबोरेटरी है जिसमें हर समय कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस आपका लो मूड मेंटेन रखेगा। नो मैटर आपकी लाइफ में वैसे कितने अचीवमेंट हो रहे हैं कुछ भी, लेकिन ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आजकल लोगों में ना हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, स्माइलिंग डिप्रेशन बहुत है। हाँ, मतलब किसी चीज़ में खुशी ही नहीं होती है, सब कुछ सेट है। हाँ, बाहर से दूसरों को लग रहा है कि लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन ना उनको टेम्परेरी खुशी मिलती है, मोमेंट्री, और उसके बाद वो अपने उसी सैडनेस जोन में चले जाते हैं। क्योंकि या तो किसी चीज़ की नॉन एक्सेप्टेंस अगर आपके माइंड से एंटर किया है कि कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था। जब भी अनएक्सपेक्टेड होता है ना तो लोगों का सबसे पहले रिएक्शन आता है डिनायल, शॉक लग जाता है उन्हें। उसके बाद ना वो कुछ अपना रिएक्शन देते हैं एंग्जाइटी से, एंगर से, उसके बाद कुछ बार्गेन करके उसे फिक्स करना चाहते हैं। जब वो नहीं फिक्स हो रहा था तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, और उसके बाद एक फाइनल स्टेज आती है एक्सेप्टेंस की। तो जब भी एक्सपेक्टेड होगा तो एक्सेप्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन जब भी अनएक्सपेक्टेड होगा तो एक्सेप्टेंस को लाना पड़ता है। सो रेडिकल एक्सेप्टेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बोलते हैं कि जो हुआ, जो इमोशन आपको फील हो रहा है उसको एक्नॉलेज करो। क्योंकि अगर आपने किसी इमोशन को डिनाई किया, नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। बोलो हाँ मैं सैड हूँ, हाँ मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ये सब कैसे हो गया, और रोना आ रहा है तो रो लो। आपको कुछ भी कैथारसिस प्रोसेस में जाना है, रोना है, थोड़ा सा शाउट करना है, किसी भी तरीके से आप कैथारसिस प्रोसेस में जाओ, उस इमोशन को रिलीज़ करो एंड देन एक्सेप्ट करो कि ये रियलिटी है, अब ये हो गया है, व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है। तो माइंड के लेवल पर आपका डिप्रेशन एंटर नहीं कर सकता अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है। तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से माइंड से एंटर करता है डिप्रेशन, और आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से आपकी बॉडी से एंटर करता है डिप्रेशन। मैम देखो, आपने बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही यहाँ पर। मैम मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत बार लोगों को गुस्सा आता है बहुत सारी चीज़ों पे, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन वो
दिखाते नहीं है। मतलब वैसे भी कहते हैं लोग अगर गुस्सा आता है तो पी जाना चाहिए, वैसे वो इमोशन पी जाना चाहिए या कर लेना चाहिए उस टाइम? इमोशन कभी पीना नहीं चाहिए, उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। और हमें ना अपने आप को ट्रेन करना है कि हम उसे कैसे एक्सप्रेस करें कि दूसरे को हार्म ना हो। जैसे गुस्सा है, अगर आप उसे सप्रेस करोगे ना, तो अगर आप पैसिव पर्सनालिटी वाले हो तो आपका वो सप्रेशन ना आपको डिप्रेशन दे देगा। और अगर आप पैसिव नहीं हो, आप ना नॉर्मल एक्सप्रेसिव हो, ठीक है, और थोड़ा सा वॉयलेंट ट्रेट है आपके अंदर, तो आप जब उसको एक्सप्रेस करोगे, सप्रेस करोगे पहले, और जब वो एक्सप्रेस होगा ऑटोमेटिकली तो वो इतना बिल्कुल ब्लास्ट हो जाओगे, आप इतना ब्लास्ट हो जाओगे कि आप दूसरे इंसान को बहुत बुरी तरीके से हार्म करोगे। मैम वैसे अगर गुस्सा आया अचानक से आपको तो क्या करना चाहिए कि कंट्रोल में रहे सब कुछ? अगर सडनली आपको गुस्सा आया है ना, तो एक पॉज लो और पॉज लेकर ना वॉक करना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी फिजियोलॉजी चेंज होगी, तो आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज हो जाएंगे, और एंडोर्फिन जैसे रिलीज हो जाएंगे तो आप ना फाइट फ्लाइट मोड से एकदम से पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट हो जाओगे, और आपको ना सोचने का टाइम मिल जाएगा कि इस बात को कैसे कहना है। सबसे अच्छा है, इजी वे है कि मतलब अगर 4 लोगों के बीच में गुस्सा आ गया किसी बात को लेकर तो निकल जाओ वहाँ से। तो 1 मिनट आप ना उठो और वहाँ से आप चाहे 1 राउंड लेकर आ जाओ, एक्सक्यूज मी कहो, जस्ट बोलना है, 1 सेकंड का काम है एक्सक्यूज मी, और आप निकल जाओ वहाँ से। और फिर जब आप दोबारा आओगे तो आप ना अपनी बात कहोगे, वो बात में गुस्सा झलकेगा लेकिन आप डैमेज नहीं करोगे फर्दर। अच्छा, और अगर एकदम से सैड हो जाए तो उस टाइम क्या करना चाहिए? अगर एकदम से आप सैड हो जाएं तो आप ना सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर ना अपने फेशियल मसल के थ्रू अपने ब्रेन को ना एक सिग्नल भेजो कि एवरीथिंग इज ओके। तो जस्ट एक फेक स्माइल आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देगी टू काम डाउन। सिंपली आपने ऐसे कर दिया, आप सैड हो गए किसी बात पे, किसी ने कुछ कह दिया और सिंपली आपने ऐसे बोल दिया। इस तरीके से आपने जैसे ही एक्सप्रेशन करे तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज होते ही आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। ये इजीएस्ट वे है, क्विक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं लेकिन उस टाइम हम कर नहीं सकते दूसरों के बीच में। तो अगर आप कहीं गैदरिंग में हो उस टाइम पर आप सिंपल एक फेक स्माइल करो। फेक स्माइल से भी आपका ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन अभी भी जस्ट आप क्या प्रिटेंड कर रहे हैं या क्या रियलिटी है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। फिर वो फेक लाफ आपके लिए है कि फिर जो आपके सामने लोग हैं उनके लिए? उस टाइम पर आपकी स्टेट को कंट्रोल में रखने के लिए है। अच्छा, आपको इशू को तो रिजॉल्व करना ही होगा, ऐसा नहीं कि आपको इशू को रिजॉल्व नहीं करना है, लेकिन उस मोमेंट में आप ओवर रिएक्ट करने से, चाहे आप एंगर में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, सैडनेस में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप कोई भी फ्रस्ट्रेशन या इंसल्ट फील करें, कोई भी एक मोमेंट्री इमोशन है, उसमें आप कुछ ऐसा ना कर दे पब्लिक में जिससे कि आपकी रेपुटेशन भी डैमेज हो जाए और बाकी लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाएं। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की खुशी में खुशी महसूस नहीं होती है, बुरा लग जाता है। आप इंस्पायर होते हो किसी चीज़ से या किसी शख्स से, आपको अच्छा लगता है इंस्पायर होना, लेकिन एक बार ना वो एक जेलसी की ट्रेट भी आ जाती है। आप इंस्पायर तो होना चाहते हैं लेकिन जेलसी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो जो कहते हैं, आ जाती है। इज़ इट गुड और बैड? मतलब हाउ डू यू सी दिस? देखिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि जब भी हम किसी का अचीवमेंट देखते हैं तो उसमें ना अगर वो पर्सन हमें अपने आप से बेटर लग रहा होता है तो हमारा इन्फीरियर सेल्फ रिवील होता है हमारे इंटरनल वर्ल्ड में। उसकी वजह से हमारे अंदर जेलसी पैदा होती है। ओके। अब यहाँ पर ना अगर हम उसे इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मुझसे भी हो सकता है, तो हम ना उसकी खुशी में खुश होंगे और हम उससे कनेक्टेड रहना चाहेंगे ताकि हम उसके ऑरा में रहकर उससे कुछ सीख सकें। लेकिन अगर हमारे अंदर इन्फीरियरिटी के साथ ईगो भी होगी तो हम कहेंगे इसकी सक्सेस ना शॉर्टकट की थी, और हम ना उससे इंस्पिरेशन की तरह नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपने नेगेटिव थिंकिंग के लूप में रहेंगे और हम उससे रिश्ता बिगाड़ लेंगे, क्योंकि सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप उसकी खुशी में खुश नहीं है और आपको जो सीखने की अपॉर्चुनिटी थी आप वो मिस कर देंगे। आपके अंदर कोई भी फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो अगर इंसान ये सोच ले कि मेरा ही नुकसान है दूसरे की खुशी में खुश ना होने से, तो वो इस तरीके की हरकत करने से बच जाएगा। मैम तो मतलब इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड सेट। यस। तो क्या, हाउ डू यू बैलेंस योर माइंड सेट? मतलब क्या रोज़ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहिए? जैसे हम देखते हैं आजकल सुबह आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, आई विल बी सक्सेसफुल, इस तरीके के मैनिफेस्ट लोग करते हैं। डज इट रियली वर्क इन योर डेली लाइफ? आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या आपके बिहेवियर में काम करता है? ये जो आप बात कर रहे हैं ये है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करती हैं जिनके बिलीफ सिस्टम में पॉजिटिव कोर बिलीफ्स होते हैं।
अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं कुछ खास नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, और आप ऊपर से कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत फैंटास्टिक चल रहा है, मैं जिससे भी मिलती हूँ वो सब मुझसे मिलकर इम्प्रेस होते हैं, और आप अंदर अंदर बिलीफ बनाकर बैठे हैं आई एम नॉट गुड इनफ, तो आपकी अफर्मेशन बिल्कुल वेस्ट है, आप पर कोई भी कुछ असर नहीं आने वाला। तो आप देखिए कि आप जो अफर्मेशन बोल रहे हैं उससे रिलेटेड आपके अंदर कौन सा लिमिटिंग बिलीफ है, आपके अंदर अगर कुछ ट्रॉमास पड़े हुए हैं, इनसिक्योरिटी, फियर है, तो आपका माइंड ना आपको हमेशा रोकेगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म ही नहीं होने देगा, क्योंकि पहले तो वो इश्यूज को रिजॉल्व करेगा ना कि ऊपर से आप अपने लिए कुछ 10 फैंसी अफर्मेशन लिख लिया आपने और उन्हें आप रिपीट करें, आप उन्हें साल 2 साल 5 साल 10 साल भी रिपीट करें, आपके इंटरनल वर्ल्ड में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप अपने बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं करेंगे, आप अपने ट्रॉमा से फ्री नहीं होंगे, आप अपनी इनसिक्योरिटी को एक रीजनेबल सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट नहीं करेंगे। तो मैम अपने बिलीफ सिस्टम पर कैसे विश्वास करें? तो कुछ टिप्स हैं या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिन पर हमको वर्क करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले ना एक इंसान को अपने अलग अलग एरियाज़ के बिलीफ को एक्सप्लोर करना है। देखिए हमारी लाइफ में ना 3 एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। अगर ये एरिया अच्छे चल रहे होते हैं, परफेक्ट चल रहे होते हैं, तो हमारे अंदर हैप्पीनेस ना बाय डिफ़ॉल्ट हमें फील होती है। तो हमें ना अपने हेल्थ से रिलेटेड बिलीफ को लिखना है कि हमारा क्या मानना है। जैसे किसी का मानना होता है सुबह तो मेरे से जल्दी उठा ही नहीं जा सकता, हाँ, मैं नहीं उठ सकता। आप वो कितना भी बोले हो कि मैं 5 बजे उठती हूँ, मैं 5 बजे उठती हूँ, कल से मैं 5 बजे उठूंगी, काम ही नहीं होगा, क्योंकि आप क्या बिलीफ बनाकर बैठे हैं, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकती। तो आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है, और आप जहाँ पर भी मैं जोड़ देते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी आपने बना रखी है कि मुझसे सुबह नहीं उठा जा सकता। हाँ। तो आप ना अपने हर एरिया की बिलीफ पहले लिख लीजिए, ये आपका क्या मानना है। बिलीफ वो है जो आप मानते हैं, आपके अंदर की रियलिटी है। पर कभी कभी मन मार के उस काम को करना, आप फिर शिद्दत से नहीं कर पाते उस काम को। देखिए आपके लिए अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये देखिए आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपकी वैल्यू हेल्थ है, अगर आप आज जिस भी एज में हैं, आप अगर ऐसे माने कि 70-80 साल तो मुझे भगवान ने दिए ही हैं, और अगर आपको उस एज में भी ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 70 साल की उम्र में आप जाएंगे और सब कुछ अपनी हेल्थ को वापस से ठीक कर लेंगे। तो अगर आज आप 40 की एज में हैं तो आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी अपने 70 साल में फिट रहने की। तो आप देखिए आपके लिए ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो आपकी आंख खुद खुलेगी, आपको किसी अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी है। तो अगर आपके लिए किसी चीज़ की ट्रूली वैल्यू होती है ना, तो आप किसी भी एज में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ब्रेन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई कहते हैं कि हम अपनी हैबिट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप सपोज 30 साल के हैं और आप ना रोज़ लेट उठते थे, लेकिन अब आपको रियलाइजेशन आया कि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, अगर हेल्थ मैंने खो दी तो सब कुछ खो जाएगा, आप अभी भी चेंज हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी वैल्यू में, हिरार्की में वो टॉप पर आएगी हेल्थ, तो अंदर से एक फोर्स है, वो आपको खुद आपकी आंख खोल देगी। क्योंकि हर वक्त जो हम बोल रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी सुन रही है, तो हमारी बॉडी में वो सुन के ना प्रोग्रामिंग हो रही है। आप रात को जस्ट एक पिलो टेक्निक लगाकर सोइए कि आप ना अपने पिलो से बोल दीजिए कि सुबह मुझे 5 बजे उठा देना, तो आपके अंदर का जो सिस्टम है ना, आपकी सर्केडियन क्लॉक, वो सुन लेगी, और आपकी आंख या तो 5-10 मिनट पहले या 5-10 मिनट ऊपर अपने आप खुल जाएगी। मैम आपके पास जैसे पेशेंट्स आते होंगे, कितना डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना? मतलब कुछ ऐसा कोई केस आया है कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि उसको कैसे मैं कोप अप करूँ, उसकी प्रॉब्लम से उसको कैसे बाहर निकालूँ? देखिए केसेस जब आज ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोग ना कई बार सेल्फ डायग्नोसिस बनाकर आते हैं, आते ही बोलते हैं मुझे डिप्रेशन है। अच्छा, खुद से बता देते हैं? हाँ, खुद से बता देते हैं, मुझे ना एंग्जाइटी है या मेरे को ना ओसीडी है। ये तो हमें भी होने लग जाता है कि यार आज मैं सैड हूँ, मुझे एंग्जाइटी इशू रहा है। हम ऑन एयर भी जाते हैं तो उससे पहले एक नर्वसनेस हमेशा होती है। तो क्या है ये, क्या फील होता है? तो बहुत सारे लोग ना इस तरीके से टर्म्स को यूज़ करके सेल्फ डायग्नोसिस बनाकर आते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो हम सबसे पहले उन्हें फ्री स्पेस देते हैं कि वो अपनी बात को कह सकें। जैसे ही वो अपना एक्सप्रेशन चालू करते हैं तो हम उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो जो बोल रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितना मैच और कितना मिसमैच है, ये सब हम देखते हैं। खास तौर से हम आंखों का मूवमेंट देखते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। अच्छा। कहाँ कहाँ वो पॉज ले रहा है, कहाँ कहाँ वो फंबल कर रहा है, उस सब से हम अपने मेंटली स्केच बनाते हैं उनका, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहते हैं। तो मैम मतलब हाउ डू यू रीड माइंड और द सोल ऑफ अ पर्सन? मतलब सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक सपोजिटली मैं हूँ और मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हाउ डू यू रीड कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है,
और हाउ डू यू ल्योर कि वो खुल जाए आपके सामने, ओपन हो जाए? जैसे क्लाइंट आता है हम उसके साथ ना रेपो बिल्ड करते हैं, हाय हेलो से शुरू करके उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं कि वो जो भी शेयर करेंगे वो सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और उनके साथ एक लाइट नोट पर सेशन स्टार्ट होता है ताकि वो कंफर्टेबल फील करें, और जो हम तक आ रहा है वो माइंड सेट करके आ रहा है कि मुझे बताना ही है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम कंफर्टेबल उसको और कर देते हैं कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हो विदाउट एनी फिल्टर, ना आपको जज किया जाएगा, क्योंकि किसी इंसान के लिए एक बहुत छोटी सी बात भी, जैसे मेरी क्लाइंट थी, उनके पेट की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। अब ऐसे तो कितने लोग पेट रखते हैं, हो जाती है, थोड़ा बहुत रोते हैं 2-4 दिन, लेकिन कोई इतना सीवियर डिप्रेशन में नहीं जाता। लेकिन वो डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि वो पहले बहुत लोनली फील करती थी, उनके पास कोई था नहीं घर में, तो उन्होंने एक पेट ले आई थी, उससे इतना ओवर अटैच हो गई थी, इतना ओवर अटैच कि जैसे वही उनकी ज़िंदगी है। अब वो भी छोड़ के चला गया, तो दूसरे लोगों को लग रहा था बात कितनी छोटी सी, एक पेट के जाने पर कोई डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन बात उनके लिए छोटी नहीं थी। तो हम ये देखते हैं कि इस इंसान को जो फील हो रहा है, ये इसके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बात चाहे वो मेरे लिए छोटी हो या आपके लिए छोटी हो, तो हम अपने हिसाब से नहीं देखते दूसरे को, हम उसके हिसाब से समझते हैं। तो लोग ना फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, अगर कोई नहीं करता तो हम उसे इनकरेज करते हैं, और जैसे जैसे वो एक्सप्रेस करता चला जाता है तो हम उसका पूरा स्केच बना लेते हैं, और फिर समझ जाते हैं रूट कॉज कि इस पर्सन को अगर आज एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो ऐसे से सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते चले गए हैं। यहाँ इनके लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, यहाँ इनकी रिलेशनशिप में गड़बड़ है, और कोई अगर काम करना चाहता है और उसको काम करना अलाउड नहीं है, तो इसको अपने आइडेंटिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, इसके लिए रियलिटी की नॉन एक्सेप्टेंस आ रही है। तो हम क्लाइंट के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं, ना कि हम माइंड रीड नहीं करते, क्योंकि माइंड रीडिंग ना साइकोलॉजी में एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, यानी कि थिंकिंग एरर, जिसमें कि आप अज्यूम करते हो कि दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, हाँ, या उसके बिहेवियर के पीछे का क्या रीजन है। तो ये एक डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग है, तो हम माइंड रीड नहीं करते। लोगों को लगता है, इल्यूजन होता है कि ये माइंड रीड कर लेंगे, लेकिन हम माइंड रीड नहीं करते। आप जो बोल रहे हो, आपका जो चेहरा बोल रहा है, हम उससे ऐसी एक्यूरेसी से बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है इनको समझ में आ गया है कि क्या इशू है। अच्छा, फिर तो बताइए मैम कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए और एक साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए? देखिए, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो बिहेवियर है उसमें ना वो चेंज आ रहा है जो अनप्लेजेंट चेंज है, आपकी जैसे बेसिक चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, जैसे आपकी एपेटाइट में चेंज आ गया है, आपका खाने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको नींद में डिस्टर्बेंस है, आप सो भी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग ना चल रहा है उसमें, या आपको कुछ वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, या सुबह उठने के बाद ना आपको अच्छा सा नहीं लग रहा है, आपका वर्क में इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है, आप छोटी छोटी बातों पे बड़ा ना इरिटेट हो जाते हैं, जो कि आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, आप शाउट हो जाते हैं, शाउट करने लग जाते हैं, एक नॉर्मल बेस लाइन से आप हट गए हैं, और ये ना कॉन्टिन्यू है। और कई बार ना आपको रीज़न पता है कि क्या नॉन एक्सेप्टेंस चलेगा, कई बार आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो फिर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। अगर आप इन्हीं इनिशियल साइंस को पकड़कर साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर लेते हैं तो आपको साइकियाट्रिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल लेवल पर ही आप किसी से बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा, अवेयरनेस में आ जाएगा कि क्या ऐसे चेंजेस आए मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, तो इनिशियल लेवल पर ही आपकी क्योर हो जाएगी विदाउट एनी मेडिसिन। साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा आपके अंदर। तो कई बार लोग इस पोजीशन में भी नहीं रहते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट से जाकर बात कर सके, तब साइकियाट्रिस्ट का रोल आता है। तो इंडिया में खास तौर से ना लोग पहले किसी से वैसी बातें करेंगे, या राय देने वाले बहुत हैं, या टेंशन तो नॉर्मल है आजकल, स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं, ऐसी रीजनिंग देकर ना डिनायल में रहेंगे। एग्जैक्टली। तो डिनायल मोड में रहकर वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो फिर जब उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंडिया में फर्स्ट चॉइस ना आज भी लोगों के ऐसे होते हैं कि साइकियाट्रिस्ट, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। अब ले भी लेते हैं, अगर आपकी दवाइयाँ एक बार शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल होता है छूटना। और कुछ केसेस में सच में हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि आप पहले इस पोजीशन में आ जाओ जिसमें कि आप बात कर सको या थेरेपीज को फॉलो कर सको। तो हम खुद भी अगर पर्सन की ज़रूरत होती है तो उसको बोलते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाइए, आपकी थोड़े दिनों के लिए मेडिसिन भी चलेंगी। लेकिन मोस्टली केसेस 95% केसेस हम बिना मेडिसिन के ही संभाल लेते हैं, जिनकी कभी शुरू ही नहीं होने देते हैं हम मेडिसिन। ओके मैम, इस पर एक बात है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा होता है ना, वो कहते हैं कि अगर आप कहीं से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन अंदर से होनी चाहिए, मतलब वो ज़ील। लेकिन अगर आपके अंदर की ज़ील भी मर जाए तो वो सेल्फ मोटिवेशन या अपने आप को मतलब खड़ा करना है कि हाँ ये करना है मुझे, तो हाउ डू यू डू दैट? मतलब अगर ऐसा हो साइकोलॉजिकली आप कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को ब्रॉडर सेंस में अगर आप समझाएं तो?
अगर आपने डिनायल में रहकर अपनी ये कंडीशन कर ली है कि जिसमें से वो ज़ील आपकी बिल्कुल चली गई है, हाँ। अब आपके लिए एक छोटा सा 10 मिनट पे वॉक जाना भी इतना बड़ा टास्क बन गया है। तो ऐसे में ना क्या होता है कि इंसान ना को बिहेवियर एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि इनर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपका नेचुरल नहीं आ रहा है, लेकिन जो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो गई है उसे फिल किया जा सकता है। जैसे कई बार ना हम अपना फ़ोन चार्ज करना भूल जाते हैं और बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है, लेकिन उसमें चार्ज करने के ट्रिक्स तो है ना, आप दोबारा से उसे प्लग इन करोगे तो डेड बैटरी भी फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा थोड़ा ना है कि आपकी गलती से अगर बैटरी डेड हो गई तो दोबारा कभी चार्ज नहीं हो सकती। तो आपने अगर अपनी कंडीशन इतनी भी बिगाड़ ली है कि 10 मिनट की वॉक भी आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है, तो आप क्या करें, सेल्फ टॉक के जरिए वो मोटिवेशन डालना शुरू करें। कभी-कभी कुछ लोग जो है अपने मन में बातें करते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं, वो क्या होता है? कुछ नहीं, हम सभी करते हैं, सभी करते हैं, सभी बातें करते हैं, और सबसे ज़्यादा बात इस दुनिया में हम खुद से ही करते हैं। लेकिन अगर हमारे इंटरनल डायलॉग नेगेटिव है, हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन हम बहुत नेगेटिव निकालते हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी फिजियोलॉजी पर भी पड़ता है, हमारी बॉडी पर पड़ता है। जैसे हमने कोई भी नेगेटिव मीनिंग निकाला तो हमारी बॉडी में से एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है, हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स जो है ना, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और डेफिनेटली जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हैप्पी हार्मोन्स का लेवल अपने आप ही सप्रेस हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम ना फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी अच्छा फील नहीं करते, और आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल में बहुत डीप कनेक्शन है। तो अब ऐसे में अगर आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, आपने अपने नेगेटिव इमोशंस या अनट्रेन्ड माइंड की वजह से अपने आप को इस नौबत तक पहुंचा दिया है कि अब आपके अंदर ना बिल्कुल ज़ील नहीं बची है, तो सबसे पहला काम कीजिए कि अपने इंटरनल डायलॉग्स को ठीक करना शुरू कीजिए। और छोटे छोटे बिहेवियर को एक्टिवेट कीजिए, जैसे कि अगर आपके लिए कुछ भी काम, जैसे हाइजीन भी नहीं मेंटेन करते हैं डिप्रेशन में जब लोग अगर पहुंच जाते हैं, तो आप ना सिर्फ एक छोटा सा गोल सेट कीजिए कि मुझे से फॉर एग्जांपल 8 बजे उठना है, और उठकर बस मुझे सबसे पहले बाथरूम में जाना है और बेसिक हाइजीन फॉलो कर मुझे नहाना है। और जब आप ये कर दिखाएं तो अपने आप को अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये किसी के लिए बहुत छोटा सा काम है, लेकिन अगर आपको मेंटल हेल्थ चैलेंज है तो ये आपके लिए बड़ा काम हो सकता है, और अपने आप को एक एप्रिसिएशन का रिवॉर्ड दें। इससे धीरे धीरे ना, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी बॉडी को इन्वॉल्व किया, तो बॉडी को इन्वॉल्व करते ही आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहाने के बाद एकदम फ्रेशनेस आएगी, या आप वॉक पर गए तो एक अलग सी फीलिंग आएगी। तो उस फीलिंग को बेस बनाकर अपने माइंड को ट्रेन करें कि अगर मेरे को सिर्फ 15 मिनट की वॉक से इतना अच्छा फील हो रहा है, या नहाकर मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है, तो अगर मैं इस बिहेवियर को रिपीट करूंगा तो धीरे धीरे ये अच्छा फील होना नेचुरल हो जाएगा। तो दोबारा से आपको अपनी बॉडी एंड माइंड को ट्रेन करना होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं ना हम। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप दोबारा ट्रेन करना शुरू करेंगे तो वो सिर्फ मतलब ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर का ट्रेट है कि जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है थोड़े टाइम के लिए, फिर आपका मन उब जाता है, फिर आप कुछ और करने लग जाते हो, फिर आप कुछ और करने, आज मुझे वॉक अच्छी लगती है तो मैं वॉक कर लेती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करा वॉक करने का तो मैं रीडिंग कर लेती हूँ, रीडिंग नहीं तो मुझे गाने सुनना है। मतलब आपका मन उब जाता है बहुत सारी चीज़ों से एकदम से, ऐसा क्यों होता है मैम? कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आपको पहले पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उससे ना हमारे मन को ऊब होती है। हमारे मन की एक लेयर को ना वैरायटी चाहिए होती है, तो आप ना रिलैक्सिंग एक्टिविटी में वैरायटी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज की भी बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली योगा करना, एक दिन आप रनिंग कर लीजिए, एक दिन आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, आप एरोबिक्स कर लीजिए, आप सिंपल डांस कर लीजिए। बात यह है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन उससे आपकी बॉडी मूवमेंट मोड में होनी चाहिए। अच्छा। उसमें जो है ना आप जितना, भाई हम ना बहुत ज़्यादा सेडेटरी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, उतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है। एक्टिविटी करते रहो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगा डेली करना है, आप किसी भी मोड में करो तो आपको ना बोर्डम भी नहीं होगा एक एक्टिविटी से, और आपकी डेली की डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अच्छा मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि आप भीड़ में भी ना, मतलब अपने आप को यू फील लोनली समटाइम्स, एंड आप जाना नहीं चाहते हो क्राउड वाले, मतलब मुझे लगता है कि विद एज ही टेम्परामेंट थोड़ा चेंज होता है। जैसे बचपन में या 20s में आप बाहर जाते हो, यू वेरी आउट गोइंग पर्सन, आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठना भी आपको पसंद होता है, लेकिन विद टाइम एंड विद एज वो सब चीज़ें जो है ना कम अच्छी लगने लग जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे आइसोलेटेड रहना है, सेक्लूडेड रहना है, अलग रहना है। ये भी एक माइंडसेट है कि क्या ये भी एक ह्यूमन ट्रेट है? देखिए, हम ह्यूमंस को ना कनेक्शन चाहिए होते हैं, और हमें ना लोगों के बीच में सेफ फील होता है, इसलिए फैमिली में भी ग्रुप है, या आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, या सोसाइटी में कोई ग्रुप है,
तो किसको कितना इनिशियल एक्सपोजर मिला है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको लोगों के बीच में कितना कंफर्टेबल फील होगा। तो कुछ लोग लोगों के बीच में इसलिए कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं होता कि लोगों के साथ एडजस्टमेंट कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है। तो उनके अंदर की इन्फीरियरिटी उनको एंग्जाइटी देती है और उन्हें लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, और उस फियर की वजह से वो आइसोलेटेड रहते हैं। और कुछ लोगों को अपने ही इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, अपनी उनकी पर्सनल स्ट्रगल होती हैं, और वो ये नहीं चाहते कि दूसरा इंसान कोई गेस कर ले, इसलिए वो आइसोलेटेड होते हैं। अच्छा। अदरवाइज़ क्या है, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में देखिए आप, तो हम ना ग्रुप बना कर रहते थे और उसमें ना हम बड़ा सेफ फील करते थे। और हमारे अंदर जो एक बॉन्डिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज़ ही तब होता है जब आप ह्यूमन कांटेक्ट में होते हैं। तब आप हैंड शेक करते हैं, हग करते हैं, सॉफ्ट टच करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, क्वालिटी कम्युनिकेशन होता है, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, आप स्माइल करते हैं, इन सब चीज़ों से। तो उसके लो लेवल होंगे तो हमारे अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है और हमें डिप्रेशन भी फील होता है उसकी वजह से, क्योंकि हम बहुत अनसेफ फील करते हैं। और हम सबको ना एक नेटवर्क कनेक्शन और एक ग्रुप चाहिए, जिससे कि अगर कुछ भी ऐसा हो जो हमारे लिए प्लेजेंट नहीं होगा, कोई टफ टाइम आएगा, तो कोई तो होगा हमें सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा कोई नहीं है कि एज के साथ ना हम ऐसे हो जाते हैं, हमारे पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हम आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी एक इमेज मेंटेन करना चाहते हैं। नथिंग टू डू विद एज। हम तो बोलते हैं यार, अब मुझे लगता है मैं आई एम गेटिंग वेरी मैच्योर्ड, आई एम द मिलेनियम में आ गए हम लोग, हम नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें। अच्छा, तो ये नहीं, 50-60s आप किसी भी एज में हो, आप देखिए बहुत सारे लोग कितना सोशली एक्टिव रहते हैं, तो एज से इसका ऐसा कोई खास कनेक्शन नहीं है। अच्छा मैम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपने जज की बात की, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस बंदे को जानते भी नहीं है, उस शख्स को जानते नहीं, वी स्टार्ट जजिंग। ये क्यों होता है? ये हमारे ब्रेन की नेचर है। हमारे पास जो कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड है, तो उसका काम ही है जज करना। वो जजिंग ब्रेन है। बैड? मतलब माय क्वेश्चन इज दैट। देखिए, बहुत ज़्यादा जज करना ना, ये आपके लिए ही नुकसानदायक है। अच्छा, और मैम टॉक्सिसिटी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका बिहेवियर इतना टॉक्सिक हो जाता है, उस टॉक्सिसिटी तक आप पहुंचते कैसे हो? मतलब व्हाई डू यू रीच टू दैट फेज ऑफ योर लाइफ? अगर हमारे साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, हमारे अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं, एक तरीके से हम ना सबकॉन्शियसली उन लोगों से बदला ले रहे होते हैं जिन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। हमारे अंदर ऐसा है कि बस अपना अरेंजमेंट कर लो, और हम बिल्कुल भी यस नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से ना हम एम्पैथी नहीं रख पाते हैं, यानी कि हम दूसरे इंसान को स्पेस नहीं देते हैं, मार्जिन नहीं देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमारे अंदर इतनी इन्फीरियरिटी हावी होती है कि उसकी वजह से ना हम दूसरों को डोमिनेट करके अपने आप को फील गुड करा रहे होते हैं। जो भी इंसान टॉक्सिक है, देना हुआ ना फिर, हाँ, अपने आप को फूल करना है एक तरह से। यस, लेकिन वो जो डोमिनेंस आपकी दूसरों के ऊपर है, वो उन्हें हर्ट कर रही है, तो आप उसका भी नुकसान करें। सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही है। ट्रेट्स आए ना, आप क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने ह्यूमन बिहेवियर में कि उस नार्सिसिस्ट या टॉक्सिसिटी वाली फेज तक पहुँचे ही ना? देखिए, सबसे पहले ना कि रियलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी इंसान अगर टॉक्सिक हो चुका है या उसके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, तो सबसे पहले उसको ये समझना है कि इसमें ना मेरा नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि मेरा टॉक्सिक बिहेवियर दूसरों को समझ में आ रहा है। अगर सपोज कीजिए हस्बैंड टॉक्सिक है और वाइफ की तो मजबूरी है उसके साथ रहना, जब तक उसकी बर्दाश्त करने की लिमिट पूरी नहीं हो जाएगी वो रह रही है, निभा रही है। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन अगर उसकी लिमिट भी पूरी हो गई तो फिर वो नहीं निभाएगी। तो अल्टीमेटली टॉक्सिक इंसान का, नार्सिसिस्ट इंसान का पता है उसका नुकसान है, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती कि मैं गलत हूँ। तो जब तक किसी भी इंसान के अंदर इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आती है बाद में, पहले आता है रियलाइजेशन। एग्जैक्टली। तो अगर आपके अंदर रियलाइजेशन आएगा तो आपको ये समझाया जा सकता है, या आप खुद भी समझ सकते हो कि मेरे को ये बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, और बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुझे अपनी बिलीफ की को चेंज करने की ज़रूरत है, और मुझे अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ब्रोकन हूँ अंदर से। तो मैम, ये जो हीलिंग प्रोसेस है, यू शुड सी अ साइकोलॉजिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और सम लाइफ कोच और अ मेंटर, और या खुद अपने में कुछ चेंजेस ले आओ पॉजिटिव? लोग सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं। हाँ। अगर आप रियलाइज़ करते हैं तो आप ना सेल्फ हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। आजकल इतना, जैसे मैं अपने यूट्यूब पर ही इतनी सारी सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो लेकिन अपने आप ना इंसान कर नहीं पाता चेंज। हाँ, वही, उसको एक मेंटोर चाहिए होता है, और उसके लिए ना बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं, क्योंकि हम लोग ना ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं, और साथ के साथ ना हम पूरा रूट कॉज तक जाते हैं। उस इंसान के चाइल्डहुड से लेके अभी तक के उसके एक्सपीरियंसेस का एक स्केच बनाते हैं, उसकी बिलीव्स को एक्सेस करते हैं, उसकी पूरी मेमोरी को एक्सेस करते हैं, और उसमें से वो कैसे ऐसे डेवलप हो गया
उसको समझकर उसको रियलाइज इस तरह से कराते हैं कि वो ऑफेंडेड फील ना करे, उसे ऐसा ना लगे कि उसको ब्लेम किया जा रहा है। उसको भी खराब होने के बावजूद भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप ऐसे इसलिए बन गए हो क्योंकि आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, एनवायरनमेंट को अलाउ किया ऐसा बनना। आपके पास हमेशा एक चॉइस थी कि आप डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट थे, तो वो मेरे पास आए, उनको इनिशियली एंग्जाइटी स्टार्ट हुई, उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गए। तो पता चला उनके फादर ना बहुत ही टॉक्सिक थे, क्योंकि बहुत अल्कोहलिक थे। तो घर में आते पता चला जब वो आपके पास मेरे पास आए। तो उनके फादर ना बहुत अल्कोहल लेते थे, तो घर में ना गालियां देना गंदी गंदी और मम्मी को पीटना, इस तरीके से। वो और उनका भाई दोनों सेम एनवायरनमेंट में थे, लेकिन वो थोड़ी सी दबी हुई पर्सनालिटी के, अपने फादर के टॉक्सिक बिहेवियर को देखकर उन्होंने एकदम से दब गए, चुप चुप रहना और इस तरीके से। तो छोटी छोटी बातों पर उन्हें बहुत घबराहट हो जाती थी, लेकिन समहाउ अपने आप को मैनेज कर रहे थे। लेकिन जब जैसे से बड़े हुए, लाइफ में और प्रॉब्लम आई, तो वो चीज़ जो इतनी सप्रेस थी वो इस तरह से एंग्जाइटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में रिफ्लेक्ट होने लगी। सेम सिचुएशन में उनका भाई बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना, क्योंकि जब जब भी उसके फादर मारते थे अपनी मम्मी को और गंदी गंदी गालियाँ देते थे, तो वो हमेशा एक बात कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने बाप के जैसा नहीं बनना। तो उसका वो माइंडसेट था कि मेरे फादर गलत कर रहे हैं और मुझे बस यहाँ से निकलना है। जैसे ही मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊँ पढ़ाई के उसमें, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ये गलत है। और उसने ना अपने आप को आइसोलेट किया। उसने हर चीज़ का अपने दिमाग में ना एक रियलिस्टिक मीनिंग क्रिएट किया कि अभी मैं छोटा हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चे अपनी मम्मी की साइड लेने जाते थे तो उनकी भी पिटाई हो जाती थी। तो इस तरह से दोनों भाइयों ने अलग अलग सोचा। एक ने सोचा कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो दबता चला गया। और दूसरे ने अपने माइंड में मीनिंग डिफरेंट देना शुरू कर दिया और वो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो गया। और जब वो बड़ा हो गया, उसके पास पावर आ गई, तो उसने अपनी मदर को अपने फादर से अलग अपने पास ले गया। लेकिन ये फंसे रह गए वहाँ पर। तो आप क्या सोचते हो, कैसे मीनिंग क्रिएट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम उस लेवल पे सोचते नहीं हैं। हम कभी पेरेंट्स को, कभी एनवायरनमेंट को, कभी सोसाइटी को ब्लेम करते हैं। मैम मैक्सिमम टाइम तो यही होता है ना, जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, आपको पता है कि आपकी गलती है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते उस गलती को, आप दूसरों पर डाल देते हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। ये भी आपका मतलब इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ह्यूमन बिहेवियर, और इट्स जस्ट दैट यू डोंट एक्सेप्ट थिंग्स, और रियलाइजेशन नहीं होती आपको कि हाँ आप गलत हो, आपको मानना पड़ेगा। देखिए हम लोगों के अंदर ना ये शुरू से ही एक कंडीशनिंग कर दी जाती है कि अपनी गलती मत मानो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर छोटा बच्चा खेलता खेलता किसी टेबल से टकरा जाता है, तो पता है कि हम क्या कहते हैं बच्चे को? टेबल की पिटाई करते हैं, इसकी पिटाई, इसने तुम्हें मार दिया। अरे टेबल तो वही की वही थी, टेबल ने कैसे मार दिया? बच्चे को आपने सिखाया नहीं कि बेटा देख कर चलो। तो शुरू से ही बच्चे की ट्रेनिंग कैसे हो रही है कि तुम्हारी गलती तो है ही नहीं, आसपास किसी न किसी की गलती होगी। तो अब वो टेबल को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अब वो किसी इंसान को ब्लेम कर रहा है, सिचुएशन को ब्लेम कर रहा है। जबकि सिचुएशन को, लोगों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्लेम गेम में आप हमेशा ही हारते हो, चाहे आप सेल्फ ब्लेमिंग मोड में हो या आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। तो ब्लेमिंग की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएं। और अब आप नहीं सीखे हैं वो, लेकिन आप कभी भी ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को। तो रियलाइज़ करो कि ये मेरा टॉक्सिक पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है, और ये मुझे ख़राब कर रहा है, हर दिन ये मुझे बर्बाद कर रहा है। और उस रियलाइजेशन के बाद एक्सेप्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। दूसरे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। और जब आप एक्शन लेते हैं तभी आपके ब्रेन को बिलीव होता है कि आप सच में चेंज करना चाहते हैं। एक इंसान रोज़ सोचेगा हाँ ये है तो बात ठीक, चेंज तो होना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं लेगा तो ब्रेन को लगेगा हाँ बेवकूफ़ बनाता है, तो रोज़ करना वरना इसे कुछ है नहीं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा सोचा भी नहीं और आपने उठकर एक्शन ले लिया, तो आपके न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है, आपके नए पैटर्न बनते हैं। एंड जितना आप रिपीट करते हो उतना वो आपकी स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाती है, क्योंकि आपके पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इवेंचुअली आपको वो अच्छा लगने भी लग जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपका डिफॉल्ट पैटर्न बन जाता है। मतलब आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे अगर आपने ना फर्स्ट टाइम कार चलाना सीख रहे हो, तो आपको ना कितना अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर रहे हो। तो आप वहाँ पर देख रहे हो, पूरा आपकी रोड पर नज़र है, पूरा फंक्शन भी आपका दिमाग में सब पजल हो रहा है। लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते हो कितना नेचुरल हो जाता है। फ़ोन पे बात करते हुए भी जा रहे हो आप, और आराम से आपके हाथ अपने आप ड्राइव कर रहे हैं, पैर कर। तो आपको ना ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी एंड माइंड ऑटोमेटिकली वो काम करें, तो कुछ दिनों तक तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो फिर वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस शिफ्ट हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी ना डिफ़ॉल्ट मोड पर चलेगी। तो आपको जैसा जीना है, ट्रेनिंग दे दो आप अपनी बॉडी एंड माइंड को, ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अच्छा मैम, ऑब्सेशन और पोजेसिवनेस ये सही ट्रेट होते हैं ह्यूमन बिहेवियर में, कि आपको नहीं कहते हैं ना कि यार बहुत पोजेसिव नेचर है उसका,
या अपने आप से इतना ऑब्सेस्ड है ये, मतलब आर दीज नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और डेफिनेटली ये पार्शली नेगेटिव है। जैसे अगर आप ना बहुत पॉसेसिव हो तो आप दूसरे इंसान की फ्रीडम पर अटैक कर रहे हो, और हम ह्यूमंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी फ्रीडम। पर वो तो कहते हैं ना कि पोजेसिवनेस इज जस्ट बिकॉज ही और शी लव्स यू, मतलब वो कहते हैं ना कि यू कैन क्योर अ पर्सन ओनली थ्रू लव, वैसे होता है ऐसा? ठीक है, प्यार के थ्रू आप क्योर कर सकते हो, हाँ। लेकिन ना ये ना अपनी बात को ना कवर करने के लिए है। अच्छा, आप एक्चुअल में दूसरे की फ्रीडम पर अटैक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो, तो प्यार हो या केयर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाउंड्रीज क्रॉस कर दोगे, आप हर समय पॉसेसिव या बाउंड्रीज बना दोगे। हाँ, बाउंड्रीज जबरदस्ती बना दोगे, आप कैद कर दोगे, या दूसरे की बाउंड्रीज को आप ना रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो आप प्यार के नाम पर ऐसा नहीं कर सकते ना कि दूसरे इंसान पर एक चेक बिठा दो आप हर समय, मैं तो पॉसेसिव हूँ, मैं तो केयरिंग हूँ। ये जस्टिफिकेशन ना सिर्फ फूल करने के लिए होता है। अगर आपको कोई रियल में प्यार करता है, रियल में केयर करता है, तो सबसे पहले ना वो आपको विश्वास करता है, आपको आपका स्पेस देता है, और वो आपको आप रहने देता है। लेकिन जो भी लोग इनसिक्योर होते हैं, आपको जो भी इंसान बहुत पॉसेसिव मिलेगा, आप देखिएगा उसके अंदर इनसिक्योरिटीज होंगी, इसलिए वो पॉसेसिव होता है। और रही बात ऑब्सेशन की, तो हैबिट और ऑब्सेशन में फ़र्क होता है। ओके। ऑब्सेशन आपको बेचैनी पकड़ाता है, हैबिट कभी आपको इतनी बेचैनी नहीं पकड़ाती। तो आपको ना, अगर आप ऑब्सेस्ड हो गए, जैसे मेरे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लोग आते हैं, तो अगर क्लीनिंग का ऑब्सेशन हो गया है तो उसको ज़रा सी भी डर्ट कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं, और इमेजिनरी गंदा भी उसको कि ये टच कर दिया, पता नहीं मेरे से पहले किस किस ने टच किया होगा, तो इस चीज़ से भी उसको ना क्लीन करने की स्ट्रॉन्ग कर जाएगी। हाँ, अब ये चीज़ वहाँ रखी तो वहीं पर रखनी है, बिल्कुल, कोई और नहीं रख सकता। सिमेट्री का परफेक्शन का है, बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्सेशंस होते हैं। तो ऑब्सेशंस बहुत कंट्रोलिंग होते हैं और आपको इतनी एंग्जाइटी देते हैं, जब तक आप उसको बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाह रहे हो वैसा नहीं होता, तब तक आपके दिमाग में चलती रहती है वो बात, चलता रहता है कांस्टेंट। आप तब ऐसे हो जाता है, फ्रीज मोड में स्टक हो गए हो, आप रिलीज ही तब होगे जब आप वो कर लोगे। तो ये तो डेफिनेटली नेगेटिव है। अच्छा मैम, आप ये भी एक बहुत सवाल पूछा था लोगों को नींद नहीं आती है, मतलब क्यों ऐसा होता है, और अगर नहीं आती है तो देन दे ओवरथिंक मोस्टली। देखिए, अगर नींद नहीं आ रही है तो इसके अंदर आपके मेलाटोनिन लेवल्स डिस्टर्ब हो गए हैं, जो कि एक स्लीप हार्मोन है, और आप ना रूमिनेट कर रहे हैं। तो अगर आप बेड पर लेटे हैं तो आपने ना लेटने से पहले जो दिन भर में किया, अगर आपने उसका क्लोजर नहीं दिया, तो आपका माइंड ना वो ओपन टैब्स की वजह से ना कुछ रूमिनेट करेगा, और आपके सपने में भी फिर वही चीज़ें आती हैं। एग्जैक्टली जो भी आपके अनरिजॉल्व चीज़ें हैं, जो अभी तक आपने सेटल नहीं किए हैं, तो आपका माइंड ना उन्हें सेटल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं, तो वो आपको ना नींद में भी ड्रीम के रूप में आपसे कम्युनिकेट करता है कि इस चीज़ पे आपको काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने ना मोबाइल को ओवर यूज़ किया, जैसे आजकल ना स्क्रीन टाइम बहुत है, बच्चों का ही नहीं, हम सबका ही स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अब जितना ज़्यादा आप स्क्रीन को एक्सपोज हो, आप चैन ही नहीं ले रहे हो, तो बार बार ना नोटिफिकेशन से आपका ब्रेन ट्रिगर हो रहा है, बार बार इम्पल्सिवनेस आपके अंदर आ रही है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और आप ना मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो। आपका एक्सपोजर इतना वाइड है, पहले कंपैरिजन किन से होता था, नेबर से, कज़न से, फैमिली मेम्बर से, आज आप पूरी दुनिया के कंपैरिजन में हो। इतना ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन का, ऊपर से एआई काम कर रहा है, आप गलती से कोई चीज़ देख लो, आपके ऊपर बॉम्बार्डिंग है उस चीज़ की। तो इतना ओवर इन्फॉर्मेशन लोड है आपके ऊपर कि आपका ब्रेन ना रिलैक्स ही नहीं हो पाता, हर समय एक वो कांस्टेंट, जैसे मतलब बार बार नोटिफिकेशन देखना, फ़ोन देखना, मतलब बिल्कुल बार बार कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग रहता ही है कि मुझे फ़ोन देखना है यार, एक सेकंड हो गया फ़ोन देखना। बेचैनी हो जाती है लोगों को। अगर फ़ोन में बैटरी कम होने लग जाए या इंटरनेट ठीक से काम ना कर रहा हो ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस अभी जो है ना क्या हो जाएगा, क्या खो जाएगा मुझसे, और मैं अपडेटेड नहीं रहा ना तो पता नहीं मुझसे क्या मिस हो जाएगा। इस तरीके की बेचैनी होती है। तो आप दिन भर क्या कंज्यूम कर रहे हो, उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा या फिर वो हर समय कांस्टेंट एक फाइट मोड में है। तो फिर मैं रिलैक्स सोने से पहले भी अगर आपका ना स्क्रीन टाइम है, तो ब्लू लाइट ना मेलाटोनिन के प्रोसेस को ना वहाँ पर रोक देती है। ओके। तो आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो समझिए कि कहाँ गड़बड़ है, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा इशू चल रहा है जिसे आपने सेटल नहीं किया है, या आपका ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से आपके अंदर मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रहा है। ओके। तो कुछ ऐसा है कि आपको ह्यूमन बिहेव, मतलब आपके डेली रूटीन में चेंज करना चाहिए ताकि आप बेटर स्लीप कर पाएँ मैम? हाँ बिल्कुल। सोने से आपको 90 मिनट्स पहले स्क्रीन ऑफ कर देनी चाहिए, और आपको ना कुछ रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि आपको सोने से 1.5 घंटे पहले ना लाइट डिम करनी शुरू कर देनी चाहिए। इससे ना ब्रेन की प्राइमिंग होती है, ब्रेन को ये महसूस होता है कि अब धीरे धीरे मुझे ना रेस्ट मोड में जाना है। आपके सोने के कपड़े अलग होने चाहिए,
उन कपड़ों को केवल सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके उन कपड़ों से ना एक एंकरिंग हो जाए, कंडीशनिंग हो जाए, आपकी बॉडी पर जाते ही आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाए कि ये ना सोना है। ठीक है ना। इस तरह से आपको ना बहुत ज़्यादा हैवी मील्स नहीं लेने चाहिए, आपको टी कॉफ़ी का कंजम्पशन नहीं करना है 6 घंटे पहले। और अगर आप ना अपने फुट की मसाज कर सकते हैं, खास तौर से आपके टोज़ की मसाज करते हैं, आपको वहाँ पर ना आपके पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा इंसोमिनिया रिलीफ के पॉइंट्स होते हैं, तो आप सॉफ्ट मसाज करते हैं अपने पैरों की, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप सिंपल बेड पर लेटने के बाद अपने आप को सिर्फ एक अफर्मेशन देते हैं कि बेड पर लेटते ही ना मेरा मन एकदम शांत हो गया है, मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स है और मैं गहरी नींद की अवस्था में अपने आप उतर रही हूँ। बस ये अफर्मेशन दोहराते दोहराते ही आप बस सो जाएंगे आराम से। अगर आपने ये बेसिक सी चीज़ें भी फॉलो कर ली तो अगर आपका माइंड आपको याद दिला रहा है ये काम रह गया, उसने ये कहा था, आप उसको बोलो कि आज का जो भी मेरा एजेंडा था वो पूरा हो गया, इसको कल आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो आप अपने माइंड को एक ऐसा क्लोजर दे दो। मैम जैसे टी कॉफ़ी से को भी आप को रिलेट कर सकते हैं एंग्जाइटी से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यार मन नहीं लग रहा है, चलो चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं। इज इट ऑल्सो समथिंग? बिल्कुल, जब लोग बहुत स्ट्रेस फील करते हैं तो वो बहुत टी कॉफ़ी का कंजम्पशन करते हैं, लेकिन उससे बहुत एकदम से अडर्नल रश आता है और उससे ना आप एकदम से अलर्ट मोड में चले जाते हो। जब आप डल होते हो, सुस्ती, जैसे पढ़ते टाइम ना पहले कि नींद ना आए तो हम लोग चाय वाय पीते थे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो आपको एकदम से अलर्ट मोड में डाल देते हैं। चाहिए, मतलब कुछ भी वार्म चाहिए। लेकिन जिन लोगों को एंग्जाइटी इशू है उनको ना कैफीन का कंजम्पशन कम करना चाहिए, क्योंकि उससे एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है। ओके अच्छा मैम, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है? मेंटल हेल्थ को हर चीज़, आप जो खाते पीते हो, करते हो, उठते बैठते हो, सब चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिवली करे या नेगेटिवली करे। अच्छा, और बार बार फ़ोन देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, स्ट्रेस्ड रहना, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? मेंटल और फिजिकल दोनों को। ओके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो तो उतना इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, तो बीमारियां वहीं से ही आएंगी जितना आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। आप बार बार नोटिफिकेशन से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपके ब्रेन में इम्पल्सिवनेस बढ़ रही है, आपको ना एकदम से उस मोड में रहना पड़ रहा है कि इंस्टेंट मुझे अटेंशन देनी है, इंस्टेंट अटेंशन देनी है, और धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी है। फिर आपको ना हर चीज़ तुरंत चाहिएगी। हाँ, तुरंत ही तो चाहिए आज के ज़माने। अच्छा मैम, आप जाते जाते मतलब 5 टिप्स दे दीजिए कि आप अपने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ना आपके लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे सिंपल वॉक पर जाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि उससे एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं। आप जब कहीं बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होते हैं। आपने सोचा और आपने उसको टारगेट को पूरा किया तो आपके अंदर डोपामीन भी रिलीज़ होते हैं। तो ये सारे जो मेजर हैप्पी हार्मोन्स हैं आपके सिंपल बॉडी के मूवमेंट से मॉर्निंग में रिलीज़ हो गए और आपकी डे की पूरी एनर्जी सेट कर लेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डाइट, आप जो खाते हैं आप वो ही हो जाते हैं, और आपका फूड आपके मूड को इम्पैक्ट डालता है। तो आप जो भी खा रहे हैं बहुत सोच समझ कर खाइए, क्योंकि उससे आपका शरीर बन रहा है, और जैसा आपका शरीर बन रहा है उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं आप, और बहुत ज़्यादा ड्राई फूड खाते हैं जिसमें कि वाटर एलिमेंट बहुत कम होता है, तो ये आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हमेशा अपनी डाइट का ख्याल रखिए। हर बाइट को उठाते हुए, कुछ भी अपने लिए ऑर्डर करते हुए पहले सोचिए कि क्या मुझे अपनी बॉडी एंड माइंड को ऐसे बनाना है। एंड तीसरा, डेली आप ना अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्वालिटी हाफ एन आवर ज़रूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ग्रुप में आपको सेफ्टी का एहसास होगा उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, और जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना आपके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर उतने क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, और आपको ना अनसर्टेनिटी कभी भी पैनिक नहीं करेगी। और जो 4th टिप है वो ये है कि आप ना डेली कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आप किसी दूसरे का भला कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ भी एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे होते हैं। साथ के साथ आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो जाते हैं, जो कि आपका मूड मैनेजर है। तो ये एक्ट ऑफ काइंडनेस ज़रूर करना चाहिए। एंड 5th जो है वो है ग्रेटफुल रहना है। आपको लाइफ को आपको होलनेस में एक्सेप्ट करना है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो
भगवान पर भरोसा रखना है, एक्सेप्टेंस एंड ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड को सिर्फ ये नहीं कि सुबह उठते ही बस 2 मिनट आज के दिन के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ और रात को सोने से पहले फॉर्मेलिटी कर दी, नहीं, हर एक मोमेंट में ग्रेटफुल होना है। क्योंकि अगर आप कंप्लेन करोगे तो आपके पास और ज़्यादा मौके आएंगे कंप्लेन करने के। अगर आप हर बात में ग्रैटिट्यूड फील करोगे तो आपके पास इतने मौके आएंगे कि आप ग्रैटिट्यूड करते करते थक जाओगे। अगर आपने ये तो आपने बता दिया कि करना चाहिए, 2 ऐसी चीज़ें बताई तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे फ़ोन है, देखना ही नहीं, 8 घंटे देखना नहीं, 1 घंटे देखना है, आधे घंटे, 2 चीज़ें बताइए बिल्कुल नहीं करनी है वो चीज़। देखिए आज ना टेक्नोलॉजी इतना हावी हो गई है हम पर, तो मोबाइल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने घर में ना आप एक ऐसे जोन सेट कर सकते हैं, जैसे आपने अपना डाइनिंग टेबल एरिया या आपने कोई भी एक ऐसा बेडरूम है, वहाँ पर ना नो फ़ोन जोन आप सेट कर लीजिए, जिससे कि आप अपने लव्ड वन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप कर लें अपने फ़ोन से। ब्रेकअप करने के बाद भी वो कहीं जाएगा नहीं, वो आपके साथ ही रहेगा। तो आसानी से दिन में कम से कम आधा घंटे के लिए 3 से 4 बार अपने फ़ोन से ब्रेकअप कर लें। ब्रेकअप कर लीजिए। एक तो ये आपको ज़रूर करना है। और जो नहीं करना है बिल्कुल, वो आपको ये नहीं करना है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर कुछ भी आपके फेवर में नहीं भी हुआ है, तब भी उसका एक पॉजिटिव मीनिंग निकाल कर अपने माइंड को दे दीजिए। क्योंकि अगर आपने कुछ भी नेगेटिव फीड किया तो वो नेगेटिव फीडिंग आपके बॉडी को भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगी। आपका मूड एकदम ख़राब हो जाएगा और बाहर भी आप सब कुछ ख़राब कर लेंगे। और उस स्ट्रेस में आप मोबाइल का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप टी, कॉफ़ी, अल्कोहल भी ज़्यादा पिएंगे, आप बहुत पैसिव मोड में भी चले जाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेट तक जागेंगे। सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको बुरी तरीके से बर्बाद कर देगी, तो ये बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा मैम, और कभी कभी तो ये भी होता है कि आप एक चीज़ करते हो लेकिन आपका दिमाग किसी और चीज़ में होता है। अभी मैं फ़ोन, अगर मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे याद आ रहा है, ओह शिट, मैंने किचन में कुछ रखा है, फिर आप किचन से उठ जाते हो, फिर आप बोलते हो मैंने बालकनी में कुछ और रखा है। तो ये आपके ब्रेन ये 3-4 जगह फंक्शन क्यों करती है? मतलब why do you keep thinking multiple things at one point of time? This is also a part of your human behavior, या वो एक बहुत स्ट्रेस लेवल आप ले लेते हो, हर चीज़ का स्ट्रेस लेने लग जाते हो, इसीलिए आपका माइंड इस तरीके से डाइवर्ट रहता है 2-3 चीज़ों में? अगर कोई इंसान ना अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं ना ऐसा पर्सन हूँ जिसपे ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे सब कुछ संभालना है, अकेले रहने वाले अक्सर यही करते हैं। तो उनके दिमाग में ना इस तरीके से एक काम करेंगे तो माइंड ना दूसरे काम का उनको रिमाइंडर दे देगा। इस तरह से होता है। और कुछ लोगों को ना मल्टीटास्किंग में बड़ा प्लेजर मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि हम ना कितने खास हैं, तो हम ना बहुत मल्टीटास्कर हैं। तो आप मल्टीटास्कर होकर ना अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तो देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज तो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेल ही रही हैं। तो आपको ना मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग देती है और लॉन्ग टर्म में आप ना खराब हो जाते हो। तो आपको एक बार में एक काम करना है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक बार में एक जगह अच्छे से फोकस कर सकता है। अगर आप उसे मल्टी डायरेक्शन में घुमाओगे तो कुछ समय तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह भाई, कॉलर अप हो गए, मैं तो मल्टीटास्क करूं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपका दिमाग में इंट्रूसिव थॉट चलेंगे और आपको एक के बाद दिमाग में ना कुछ चलता रहेगा, एक एंग्जाइटी से रहेगी, तो फिर ना आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। तो मैं कहती हूँ हमेशा सबसे काम और आराम दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने काम किया तो आप आराम करने लायक नहीं बचोगे। क्योंकि जैसे आप बिस्तर पर लेटोगे तो बर्नआउट होने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने बहुत आराम किया तो अपने इतने आराम तलबी हो जाओगे कि आपसे काम नहीं होने का है। तो काम और आराम में बैलेंस चाहिए। बस मैं एक मंत्र पूछने वाली थी मैम से लास्ट में, काम और आराम वाला, वो मैम ने दे दिया है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंसाइटफुल टॉक हुई है और मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स हैं, उनके मन के जितने सवाल थे उनके जवाब हमने दे दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच।